तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आप उम्मीद है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम आरआरबी की तैयारी करवा सकें। एक तीर तीन शिकार चल रहा है। जो विद्यार्थी नए हैं या जो पहली बार हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको जानकारी बता दें कि हमारे चैनल पे क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। जो विद्यार्थी पहले जुड़ चुके हैं उन्हें पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं और किस प्रकार से हम तैयारी करवा रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा, हम आपको मैथ्स भी कवर करवाएंगे, रीजनिंग कवर करवाएंगे, जीके कवर करवाएंगे, ग्रुप डी आएगा तो साइंस कवर करवाएंगे। इस प्रकार से तीनों चारों पोर्शन आप कवर होंगे। अभी साइंस कवर नहीं हो रहा है। तो तीन शिकार मतलब होता है एक एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल। तो कांस्टेबल को तो एग्जाम पता है, 2 से चालू हो चुका है, जो 18 मार्च तक चलेगा। इस तारीख बीच में एग्जाम अगर आपका है तो आप अवश्य टेक है, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। वही प्रश्न हम कवर कर रहे हैं जो आरपीएफ एसआई एग्जाम आए थे, जो पैटर्न फॉलो करके आए थे, वही पैटर्न के प्रश्न अभी हम कवर करा रहे हैं। और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी जो एग्जाम में आपके साथ देंगे, काम देंगे, मैं आपको बोल दूं 80-90% आपको बेनिफिट देंगे। वही मैथ का टॉपिक उसी प्रकार का आएगा, वही रीजनिंग का आएगा, वही जीके के आएंगे। ध्यान रखें। और आप पढ़ना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम है, एक बार अवश्य विजिट करें। अच्छा लगेगा कि आप पढ़ने लायक या काम लायक जानकारी पढ़ा रहे तो अवश्य आप पढ़ते रहें। और हमारा काम शिक्षक के रूप हमारा काम है, तो हम आपको सही जानकारी ही देंगे ना, विश्वास के साथ पढ़ें। चलो, तो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा PYQ क्लासेज 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, जहाँ पर आपको मिल जाएगा जीके मैथमेटिक्स रीजनिंग जानकारी PYQ क्लासेज। ठीक है, PYQ क्लासेस वही क्लास चल रहे हैं जो एग्जाम में अपडेट न्यू एडिशन से पढ़ा रहे हैं। और साथ में बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल का जीके का एनालिसिस भी कवर हो रहा है। एनालिसिस ठीक है, और आप देखना चाहते हैं एनालिसिस तो आप जाके देख सकते हैं। इसका रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल जीके एनालिसिस करके प्लेलिस्ट अलग डाला है, वहाँ जाके देखें, विजिट करें। चलिए, अब आपको पढ़ाने काम करेंगे। इस प्रकार से आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैथ्स के हम आप ध्यान रखें, टॉप 10 कोर्स चलने वाले हैं जो आपको बहुत सहायता करेंगे। पहला प्रश्न आप एक बार सरलीकरण का प्रश्न आया है, कुछ भी हो जाए विद्यार्थियों लास्ट तक बने रहेगा। हमेशा आपको जब भी सरलीकरण का प्रश्न हो, चाहे गणितीय प्रश्न हो, आपको हमेशा बोर्ड मार्क्स लगाना है। तो बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ मतलब गुणा होता है, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट हल करो, ऑफ हल करो, भाग लगाओ, गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, क्रमशः आपको एक के बाद एक लगाना पड़ता है प्रश्न हल करते समय। अगर नहीं पता तो आप सुन लीजिए ना। चलो दिखाते हैं। अब ब्रैकेट हल करना पड़ेगा पहले, बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हल करना तो है, ब्रैकेट पहुंच गए, लेकिन हमें बता रहा है ब्रैकेट की पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। 3 का 9, 16 छक्का 96। अब भाई -3 जाएगा तो 96 3 गए, 93 बचेगा। प्लस आपका कितना है, 17 -12 है, तो हम पहले घटा लेते हैं भाई। 17 में 12 गए, 5 बचेगा। अब प्लस तो है जी, अब भाई 93 5 जोड़ेगा तो 98 ही आएगा ना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। तो बोर्ड मास रूल तो लगा के हल कर दी ना हमने। चलो, इस प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। और बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सही शॉर्टली जानकारी बताएंगे, समझे। एक बार विजिट करो, कर लिए आप, अच्छा लग रहा है, जरूर देख लास्ट तक, फायदा ही फायदा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आपको फिर बता देते हम, एज का प्रश्न आपको लगभग 2 प्रश्न आएंगे या 3 भी आ सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप एग्जाम देने जाओगे और हमें देख कर जा रहे हैं, तो आप अगर आप एग्जाम में एज का प्रश्न आता है 2-3, तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर आपने बोले थे वैसा ही हुआ। और आपको हम जितने भी प्रश्न अभी तक हम बना चुके हैं पार्ट मैथमेटिक्स के, हर पार्ट में हमें एक ना एक 2 प्रश्न जरूर मिला है। तो आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नकल ही बता रहे हैं, अकल लगाना बस आपको। चलो देखिए, हल कैसे करना देखिएगा। पिताजी हो गए, सन हो गए, फादर एंड सन की आयु, अगर हमें कहता वर्तमान में बेटा 1 का होगा तो पिताजी 4 का, कब की बात है जी, वर्तमान। ठीक है, ऊपर अनुपात वर्तमान का है। अब हमें कहता है 18 वर्ष पश्चात, 18 वर्ष पश्चात क्या होगा, बेटे की आयु पिता की आयु की आधी होगी। अगर बेटा 2 होगा तो बेटा 1 होगा, आधा है कि नहीं। ये वर्तमान की है, ये 18 साल बाद की। अब हमें करना क्या पड़ता है देखिएगा, आपको समझना पड़ेगा भाई। इस प्रकार के प्रश्न मैंने हल करवाया, ध्यान रखें एज का। अब देखो, यहाँ पर अंतर कितने का है, देखिएगा हल कैसे कर। अंतर यहाँ 2 का है, यहाँ 0 का है। ध्यान रखें, यहाँ पर जो अंतर आता है, यहाँ पर अंतर समान होनी चाहिए। जब अंतर समान ना आए तो क्या करना पड़ता है, देखो जरा। अगर अंतर समान नहीं आए, हाँ यहाँ अंतर देखो कितने का, 3 का। यहाँ अंतर देखो
1 का है कि नहीं। अब करना क्या पड़ता है, जो नीचे वाला अंतर आता है उसको ऊपर गुणा करने का और ऊपर वाला अंतर को नीचे गुणा करने का, है कि नहीं। अब यहाँ गुणा करें, 1 गुणा यहाँ करो, 4 एकम 4 बनेगा, है कि नहीं। और यहाँ 1 एकम 1 बनेगा। अब ऊपर वाला का नीचे 3 दूना 6 बनेगा और 3 एकम 3 बनेगा। अब देखो, अब कितने का गैप आया, 2 का गैप। अब कितने का है, 2 का गैप। यही तो कह रहा था गैप कितना आ रहा, समझे। तो गैप यहाँ समान आनी चाहिए, ऐसा करना पड़ता। अगर समान गैप होता तो हम यही सेल कर देते, नहीं था तो आगे बनाए भाई। चलो अब आगे दिखाएंगे आपको, देखिएगा इस प्रकार प्रश्न को बनाना पड़ता है। आप लोग बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। चलो यहाँ पर आप देख पा रहे अनुपात आया था 4:1 आया था और 6:3 आया था। ये आपका वर्तमान का, ये 18 साल बाद का। तो अब अभी आपने देखे होंगे यहाँ अंतर कितने का है, 2 का आया था, यहाँ पर 2 का आया था। तो हमें 18 साल का बोला था ना, ये अनुपात 18 साल बाद का है। तो 18 बोलता तो यहाँ किस संख्या से गुणा करना पड़ता, करें कि 18 बने। तो आप कहेंगे सर 9, हाँ, जो संख्या गुणा करने पर 18 देता है उस संख्या को लेना पड़ता है। अब देखिएगा, अब हमें बोल रहा है वर्तमान एज, जो अनुपात देख रहा है 4 और 1 वर्तमान का है, तो गुणा करो, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा वर्तमान। अगर बोल देता है आपको 18 साल बाद, 9 तेरी 27 हो जाएगा और 9 छक्का 54 हो जाएगा। तो जी एक बार आप इस प्रकार से आंसर निकालना पड़ता है। आंसर आपका 9 आएगा। वर्तमान एज का अनुपात 4:1 था, तो 9 का गुणा 1 के साथ 1 ही बनेगा। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा आएगा। समझे कि नहीं। चलो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बखूबी रूप से आप समझिएगा। हर समय प्रयास करना है, आपको दिमाग बिल्कुल झोंक देना है प्रश्नों को समझने का, समझे, तब बन पाएगा। और बिल्कुल दिमाग लगाना है, प्रश्न हम बताएं तो समझिएगा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 677 एनसीसी कैडेट एक परेड में भाग लेना चाहते थे। उक्त परेड में भाग लेने के लिए कैडेटों को एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता था, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। एनसीसी कैडेटों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो परेड में भाग लेना चाहते थे लेकिन उन्हें बाहर रहना पड़ा। अब देखिएगा, यह प्रश्न आपका वर्ग एवं वर्गमूल का, सीधी बात है कि किसका है, वर्ग और वर्गमूल का कह सकते हैं आप इस प्रश्न को। अब देखिएगा, हमारे पास 677 कैंडिडेट थे जो एनसीसी के विद्यार्थी थे, परेड चाह रहे थे। कहता जितनी संख्या पंक्ति की होगी उतना ही स्तंभ होगा। तो हम कहते हैं भाई 676 तो होता है, 26 पंक्तियां होंगी और 26 ही स्तंभ होंगे, हो गए बराबर। तो 26 गुणा 26 कितना बनता है भाई, 676 बनता है। तो यहाँ तो एक ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 676 बच्चे, इस 676 बच्चे क्या लेंगे, भाग लेंगे, एक बच्चा को बाहर कर दिया जाएगा। यही तो आपका आंसर होगा। देखिए कितना इजी था कि नहीं, इतना बड़ा जानकारी दे के रखा था। आप अगर समझ जाते कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा था, आराम से प्रश्न को बना सकते हैं, समझे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो प्रश्न दिख रहा है आपको, समय दूरी चाल का प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाया जाएगा हम दिखाते हैं आपको। रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपनी समान चाल के 2/5 चाल से चलता है तो वह शहर बी तक 30 मिनट देर से पहुंचता। मतलब उसकी जो मुख्य चाल थी उस चाल को छोड़कर वो चाल में कमी कर ली तो 30 मिनट देरी पहुंचेगा। मतलब जो समय अंतराल आएगा, जो समय पहले लग रहा था मेन चाल में और जो अभी जो चाल चेंज करके चल रहा है, उन दोनों में समय अंतराल 30 मिनट का रहेगा, इसलिए बोला 30 मिनट देरी से पहुंचेगा। अब वह अपनी समान चाल से कार चलाता है तो शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में। अब देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न, आपको समझा के बताई देती है भाई, सब बन जाएगा। समझे कि नहीं। चलो अब हम कहते हैं स्पीड रखो यार, स्पीड हम कहते हैं H1:H2। माना कि पहली चाल 5 थी, वही 2/5 कह रहा ना। अगर वह अपनी समान चाल के 2/5 से चलता है, मतलब 5 में ना चलकर 2 में चलेगा, तो उसकी पहली चाल 5 थी, अब चल रहा 2 की चाल से। समझे कि नहीं। इससे क्या होता है, 30 मिनट की देरी होती है। अगर 5 की चाल से चलता तो जो समय लगता था पहले वही लगता, लेकिन जब भाई 3 चाल कम कर लिया ना, तो पहली चाल दूसरी चाल। अब देखिएगा, हम आपको बताते हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस बराबर D/T होता कि नहीं। तो यहाँ बता रहा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हमें बता रहा है चाल का उल्टा समय होता है। क्या होता है, चाल का उल्टा समय होता है कि नहीं। मतलब समझ गए आप लोग। देखिएगा
यहाँ चाल 5 आया, यहाँ 2 आया है। जैसे ही हम ये चाल का अनुपात था, हमने समय उल्टा करेंगे मेरे विद्यार्थियों, चाल को तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये उल्टा हो गया। व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाल का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है, तो हमने उल्टा कर दिए। चलो अब देख पा रहे होंगे आप लोग। अब कहता है यहाँ जो समय अंतराल है अनुपात में 3 का है, रियली में समय अंतराल कितना लग रहा है, 30 लग रहा है भाई, है कि नहीं। 3 धाम 30, मतलब 1 इकाई बराबर 10 आया है। ये समय है, कब का समय है ये, तो यहाँ आप समझ गए होंगे 1 इकाई बराबर 10 आया है। और हमें पता चल गया जो पहला समय लग रहा था वो 2 था, अब गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे जो पहली चाल का मान 5 है उस पर 20 मिनट लगेगा, और दूसरी चाल का मान 2 है, अब उसमें समय 50 लगेगा। देख पा रहा है कितने का गया, पा रहा 30 मिनट का। आपका आंसर आएगा 20 मिनट। ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन पहली बार। देखिए हमने कितने शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया। अगर आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आपने बेसिक पढ़ चुका है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखिए, समझे। और पी वाई क्यू क्लास है, मतलब आपको कुछ भी प्रश्न मिल रहा है, कोई भी अध्याय का प्रश्न एक के बाद एक मिल जाएगा। अगर सिस्टमेटिक क्लास चलेगा तो आपको बेसिक टू एडवांस प्रश्न बता पाते हम लोग, है कि नहीं। चलो फिर उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और आपके समक्ष आंसर भी दिख रहा होगा, लेकिन आंसर किस प्रकार से आएगा जी हम ही बताएंगे ना। वैसे आप तो कभी होमवर्क का आंसर बताते ना हो, ना रीजनिंग का आंसर बताओगे, ना मैथ्स का, ना जी के जीएस का। हम बस होमवर्क दे देते हैं, आप उसको देख लेते हो, निकल लेते हो। ऐसे में कहाँ काम चलेगा भाई। पढ़ने वाले बच्चे हो, बेहतर भविष्य चाहते हो शिक्षा के क्षेत्र में, या सरकारी नौकरी चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए अब यहाँ दिखाई देते हैं आपको हम हल कैसे करना है। ABPD, तो ABPD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह रहा है यदि ए बी बराबर डी सी है, मतलब ए बी एक भुजा है, कहने का मतलब है ए बी एक भुजा है, डी सी भुजा है, आपस में बराबर, जिनका मान 4 है। तो आप देख पा रहे ए बी और डी सी भुजा बराबर है, इन सब का मान 4 और 4 होगा। इतना बात समझ में आया। अब कहता है ए डी और बी सी, ए डी और बी सी भुजाएं हैं, आपस में बराबर है, इनका मान कितना 2.5 है। तो इसका मतलब हो रहा है कि जो पूरा आकृति दिख रहा है बाहर का जो आयत है, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर ना, आपस में बराबर है 4 4, आपस में बराबर है 2.55, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें मान रख कर नहीं दिया है, तो यहाँ पर तो बता दिया है भाई। अब कहता है पीसी का मान, जो पीसी देख रहे हैं आप लोग, पीसी का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं जो आपका आयत है, और जो छोटा बन रहा है जो आपका त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा वाला, जो समकोण, और समकोण त्रिभुज होगा, मतलब कुछ नया होगा भाई। देखिएगा लास्ट तक बने रहिएगा, सिखा डालूंगा, ध्यान रख, बिल्कुल आपको सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े हो, विश्वास के साथ जुड़े हो, विश्वास करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगला देखिएगा हम बताते हैं। अब हमें क्या, इसका क्षेत्र, हम कहते हैं पूरा आयत है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरी आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, इस ए बी और बी पी और डी का मान निकल जाएगा। सॉरी इसका मान, ठीक है, इसका मान निकल जाएगा। नहीं समझिए, जिसका मान चाहिए ना, तो पूरा आयत का मान और त्रिभुज का मान घटाना पड़ेगा क्षेत्रफल का। तो हम कहते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी होता है। अब आपको पता लंबाई 4 है और आपकी चौड़ाई 2.5 है, लंबाई 4 चौड़ाई 2.5 गुणा करेंगे तो बनेगा भाई 25, जो कि 100 होता है ना। आप एक पॉइंट लगा तो पॉइंट लगाओगे 10 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी मीटर दिया है, सॉरी 10 मीटर आ गया। अब हमें तो पता चल गया। अब हमें कहता है इस भाई किसका, आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का निकालने का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा बेस, है कि नहीं, सॉरी हाइट है ना, बेस गुणा हाइट। तो हम कहते हैं 1/2 रख दें। अब आपका जो 2.5 है, आपका जो 1 है, हम कहते हैं आधार 1 रहेगा, और आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, नीचे पॉइंट ला देंगे, 10 बन जाएगा, तो जो गुणा होगा 25 से कम 25 ही बनेगा, और नीचे गुणा होगा तो 20 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 25 बटा कितना आया, 20 आ गया। तो 25 और चौके 100, अब नया मान आ गया 5/4। अब हम कहते हैं भाई हमें पता चल गया कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल 10 मीटर है
और त्रिभुज का कितना है 5/4 है। दोनों को घटाएंगे तभी तो क्या मिलेगा हमें, ए बी पी डी का क्षेत्रफल मिलेगा। थोड़ा लंबा समय लगेगा क्योंकि आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक समझा रहा हूँ एक एक बिंदु, ठीक है। 10×40 और में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 35/4, है कि नहीं। अब देखो, अब हमारे पास 35/4 आ गया हमारा। अब 4×8 32, अब 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लेंगे 2, 4×7 = 28। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 8 वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। तो पूरा 35/4 को जब पूरा पूरा विभाजित करोगे तो आपके पास 8.75 आएगा। तो ऑप्शन हमें मिल ही गया था 8, और कहीं 8 था ही नहीं। तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला आना चाहिए था। बताइएगा कैसा लगा प्रश्न, बढ़िया लगा ना। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, समझे। मैं प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। हमें बोल रहा है 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा। अगर आपको बोलता है बाह्य कोण, है कि नहीं, अगर आपको बोल दिया बाह्य कोणों का योग क्या होगा बहुभुज के, कितना भी भुजाओं वाली आकृति हो जाए, अगर बाह्य भुज का योग पूछेगा आपको तो हमेशा 360 अंश होता है कोणों का योग, ठीक है। बाह्य भुजा के समस्त कोणों का योग कितना होगा, जितने भी बहुभुज वाला हो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। लेकिन अंतः कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाँ यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला बताते हैं 2n-4 कोष्ठक बंद इंटू आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2n-4, n क्या है भुजाओं की संख्या, जो कितना दिया 200। हम कहते हैं भाई 2 गुणा कितना करेंगे 200 -4 होगा, गुणा कितना 90 होगा। हमने बता दिया फॉर्मूला, क्या बताया 2n-4 इंटू 90, है कि नहीं। चलिए अब आप देख पा रहे हो यहाँ 90 का गुणा होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 कितना बनेगा 400 -4 कोष्ठक बंद करो इंटू 90 बनेगा। यहाँ हम भाई क्या करेंगे, अब 400 में 4 जाएगा तो 396 बचेगा, कितना बचेगा 396 गुणा 90 आएगा। अब हम क्या करते हैं 90 का 0 लिख लो भाई पहले से, है कि नहीं। अब भाई भाग लगाएंगे, देख पा रहे हैं आप लोग, तो 9×6 = 54, 54 की 4 बचेगा 5, है कि नहीं। अब 9×9 = 81, 81 और आप देखोगे भाई 5 तो कितना बनेगा 86 बनेगा ना, 86 का 6। अब इस प्रकार देख पा रहे हैं आप लोग 640 आपका सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है और कहीं नहीं है। आपका आंसर यही होगा। जब आप पूरा हल करोगे तो आपके पास 35,640 ही आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग आगे हल करके ला सकते हो, इतना तो मैं हिंट कर दिया ना आपको, है कि नहीं। चलो चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, √8,836 प्लस √6,084 माइनस √1,849 से। शायद इसको मैंने करवा चुका हूँ लग रहा है, लेकिन रिपीट हो गया है लग रहा मुझे थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न आ गया तो होमवर्क रहेगा आपके लिए। अगर मैं बता दिया हूँ माना जाए आपको पिछले वीडियो के माध्यम से किसी पार्ट में, तो आप लोग आंसर दीजिएगा, नहीं बताएं तो भी आंसर दीजिएगा। इसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल, ठीक है, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल आएगा यहाँ रखिए, इसका आएगा यहाँ रखो, आपस में जोड़ो, इसका आएगा यहाँ रखो, घटाओ, इन दोनों को जोड़ो, इसके साथ घटाओ, आपका आंसर 129 आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ला के बता सकते हो। चलो एक प्रश्न क्या बता दूं मैं कैसे निकालते, ठीक है, देखिएगा। मैं इसका सिर्फ इसका बताता हूँ वर्गमूल निकालने का तरीका, है ना। अगर आपको नहीं पता वर्गमूल कैसे निकालते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से समझा देंगे वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। चलिए 9, अगर हम बात करें 9 भाई 3 और 7 के पहाड़े मिलता है, नहीं सॉरी, मतलब इनका रूल होता ना, अगर 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा पीछे, अगर 7 करोगे तो 49 आएगा, मतलब इकाई में 9 आएगा। तो हम कहते ठीक है एक संख्या लोप मार दो। अब 18 किस संख्या के वर्ग के समीप है, किस संख्या के वर्ग के समीप है, तो हम कहेंगे 2 का 4 होता है, 5 का 25 होता है कि नहीं। ज़्यादा हो गया 4 का 16, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। इकाई की संख्या से हम इकाई की संख्या खोजते हैं कि जिस संख्या की वर्ग करने पर पीछे उतना ही डाटा मिले, मतलब 9 मिले। तो हम 3 और 7 का वर्ग करेंगे तब इकाई में कितना मिलेगा 9 मिलेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार एक संख्या लोप मारते हैं वर्गमूल में, 18 देखते हैं 18 किस संख्या के वर्ग के समीप है, तो हम कहते हैं भाई 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, तो 5 का 25 ज़्यादा हो गया ना, 25 18 से ज़्यादा हो गया, हमें कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम कहते हैं 4 का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बीच में क्या रहता है 45 रहता है,
देखिएगा, जब भी इकाई संख्या का वर्ग करना हो, सॉरी, इकाई में 5 हो और क्या करना हो वर्ग, तो 5 का 25 बनता है, एक बड़ा क्या होता है 5, तो 5 के 20 होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी इकाई की संख्या को आप क्या करना हो वर्ग, सॉरी, ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 5 हो और आपको क्या करना हो वर्ग करना हो, ध्यान रखें, तो क्या करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिएगा प्रकार डाटा आया था। अब देखिएगा हमारे पास 45 का जो वर्ग आया है वो कितना आया है, आप देख पा रहे होंगे 20 25। अब देखो यहाँ और यहाँ तुलना करो, इन दोनों में इसकी तुलना में जो छोटा है कि नहीं, है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो 43 तो 47 कौन छोटा है 43, इसका मतलब ये हुआ कि 43 का ही क्या है, जे क्या है वर्गमूल है। इस प्रकार इसका निकालो और आंसर लाओ 129 नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमें वर्गमूल निकालते नहीं बन रहा है, हमें बता दीजिएगा, हम बता देंगे। वैसे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया इसके माध्यम से क्या निकालना वर्गमूल। चलो अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे भाई, ऐसे प्रश्न आपको बताते रहेंगे, सिखाते। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एज का प्रश्न फिर से आ गया। अब भी हमने एक प्रश्न एज का प्रश्न कवर करवाया था और आपको बता चुके हैं एज का प्रश्न आएगा मतलब आएगा। यकीन नहीं है तो एग्जाम देने जाओगे आरपीएफ कांस्टेबल का, रेलवे की तैयारी करवाने बार बार बोलना पड़ रहा है, एग्जाम में एज का प्रश्न आएगा मतलब आएगा, जाके देख लीजिएगा, आएगा तो कमेंट कीजिएगा पेपर में। 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी होगी। देखिएगा समझाऊंगा थोड़ा सा, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी होगी। इतना प्रश्न बोला है, इसका 10 साल बाद लेना है, इसका 10 वर्ष पूर्व लेना है, इसका और इसका जो एज क्या होगा दोगुना होगा, इसकी एज का दोगुना होगा। इतना प्रश्न कौन बोलता है भाई, देखिएगा समझा के बता देते हैं। ए और बी, सॉरी, यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, तो ए की वर्तमान उम्र या तो 39 हो सकती है, 13, 21.5 या 48। इन ऑप्शनों में से एक कोई है तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऑप्शन से हल करके बताते हैं। देखिएगा, अगर माना कि ए की वर्तमान उम्र 48 है तो हमें तो पता है कि ए से 9 वर्ष छोटा है कौन, बी, मतलब 20 से 9 वर्ष बड़ा है ना। अब भाई 48 मान, अगर ए का एज 48 है तो 9 साल छोटा होगा, मतलब कितना होगा जी 39 होगा कि ना, बताओ होगा कि ना भाई, 9 साल छोटा कह रहा है ना, बताओ है कि नहीं। आप समझ गए होंगे कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर वर्तमान एज हमें ऑप्शन से उठाते हैं 48 है ए का, तो उससे 9 साल छोटा कौन है, बी है, तभी तो कह रहा है बी से 9 साल बड़ा है, तो भाई 39 का बी होगा तो 9 साल बड़ा ए होगा। अब ठीक है, 48 अनुपात 39 वर्तमान का, 10 साल पीछे चलते हैं तो हमें मिलेगा डाटा 9 29, मतलब 10 साल पीछे एज कितना था बी का, 29 था। अब 10 साल बाद हम चलते हैं ए का एज, तो कितना बनेगा जी 58 बनेगा। इसको कह रहा है वो 10 साल पीछे है बी का एज, 10 साल बाद ए के एज का एज दोगुना होगा, 20 का एज से दोगुना होगा। देखते हैं दोगुना है कि नहीं, है कि नहीं। 9 दूना 18 बचे 1, 2 दूना 4 1 5, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, 58 आ गया, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एज 48 ही है, तभी तो प्रूफ हो गया दोगुना है करके। अगर दोगुना नहीं होता 58, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 48 सही नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन से भी हमें हल करना पड़ता है प्रश्नों को, समझे कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको टॉप 10 प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे, और आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत नहीं बहुत कुछ बन जाएगा। बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं, आपको पता है कि हर प्रकार प्रश्न दिखाते हैं आपको। चलिए इस प्रकार से अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात बी है, और ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात 192 है। तो ए प्लस बी का मान बताओ, क्या मतलब ए और बी का मान आपस में जोड़ के बताना, ठीक है। अब देखिएगा हर कैसे करना है, हमें पता है कि समानुपात का प्रश्न आया है, मतलब क्या होता है, लिखते रहिएगा लास्ट तक बने रहिएगा, पेन कॉपी रख के बैठे जैसे जैसे लिखते चलेंगे और हम आपको बताते रहेंगे, समझते रहो। मध्य पदों का गुणनफल 24 गुणा 24 हो गया, वह पदों गुणनफल ए गुणा बी, अब इन्हें गुणा करेंगे तो 576 बनेगा भाई, बराबर ए गुणा बी बनेगा, है कि नहीं।
तो आप रखिए याद, ए गुणा बी का मान कितना आया है 576, ठीक है 576 बराबर ए गुणा बी आया है इस समीकरण से, इस वाले पोजीशन से। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी वही समानुपात है, तो मध्य पदों का योग गुणनफल, तो बी गुणा बी बराबर ए गुणा 192 होगा, है कि नहीं। अब आपस में गुणा हो तो बी की पावर 2 बनेगा, बी की पावर 2 इंटू 2 बराबर ए इंटू 192, ठीक है ये नया डाटा आ गया। चलिए इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इससे जो जानकारी आया उसको पहला समीकरण मानो, इससे जो आया उसको दूसरा समीकरण मानो। इस पहले को जब भाग लगाओगे दूसरे से, ठीक है देखिए भाग लगा बताते हैं, अब आंसर समझने का प्रयास करेंगे। पहले को भाग लगाना दूसरे से, तो हम कहते हैं भाई 576 बटा बी की पावर 2 है बराबर ए इंटू बी है कि नहीं, अपॉन कितना दिया है ए गुणा 192 है कि नहीं। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा भाई, आपस में गुणा करोगे तो बी की पावर 3 बन जाएगा बराबर, इन्हें 3 गुणा करोगे तो 192 गुणा 576 बनेगा, है कि नहीं। जब आपस में इन दोनों को गुणा करोगे तो आप देख पाओगे कि आपको 11,592 बनेगा। आप गुणा कर लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है जानकारी, मतलब आप गुणा कर लीजिएगा 11,592, ठीक है। इसका मतलब समझ गए होंगे बी की पावर 3 बराबर कितना है 11,592 आया है। जब इस b की पावर 3 को पक्षांतर करोगे तो जो घनमूल बन जाएगा, तो b बराबर जब इसका घनमूल निकालो, देखिएगा घनमूल निकाल के बता देते हैं कैसे निकालना है। देखो 2 अगर है इकाई में, मतलब वो ऐसी संख्या होगी जिस संख्या के पीछे 8 होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर आप जानते हो 512 बनता है, पीछे 2 आता ना, तो 8 2 अगर है किसी संख्या के घन में, मतलब वो संख्या ऐसा होगा जिसके पीछे 8 होगा, तो हम कहते हैं 8 है। अब 2 संख्या लोप मार दें, आपको पता ही होगा, है कि नहीं, तो 59 गोल मार दिए, अब बचेगा 110। अब 110 देखो ऐसी संख्या पकड़ो जिसका घन समीप हो, हम कहते हैं 5 5 125 होता है, ज़्यादा हो गया ना। अब हमें देते हैं 4 का कितना होता है 64, ठीक है, मतलब 5 का ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमने घन वर्ग का बताया था वर्गमूल निकालने का, अब यहाँ घनमूल आ गया, वहाँ वर्गमूल बताया था यहाँ घनमूल आ गया, तो हमें क्या करना है 5 का ज़्यादा हो जाएगा 4 कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया b बराबर 48 आएगा, कितना आया b बराबर 48 आ गया। तो आप समझ गए होंगे b बराबर 48 है। अभी हम देखे थे 24 गुणा 24 बराबर a इंटू बी था कि नहीं। अब भाई 24 का मान 24 रहेगा, अब हमें b का मान तो पता ही चल गया ना, अब a का मान नहीं पता, तो आप रखो भाई यहाँ पर हम रख देते हैं किसका मान b का मान, b का मान 48 हो जाएगा, तो 24 दूना 48, 2 से भाग लगाओगे 12, तो 12 बराबर a आ जाएगा। इसका मतलब हो गया आपको पता है कि b का मान आपको 48 आ गया है और a का मान आप पर कितना 12 आ गया, दोनों का योग कह रहा है 8 2 10 हाथ के 4 5 1 6। इस प्रकार से हमें समझ में आया a और b का मान कितना आएगा 60 आएगा। थोड़ा लंबा समय लग गया लेकिन आपको मैं समझा तो पाया ना, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है। चलो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर पहले पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शायद मुझे लग रहा है कि ये टॉप 10 प्रश्नों में लास्ट प्रश्न होगा। अब चलो जितने प्रश्न हमने बताया आपने सीखे होंगे, समझे होंगे, लिखे होंगे, पढ़े होंगे, कॉपी में नोट डाउन किए होंगे, अच्छी बात है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप हमें देख रखा है 24 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप क्या हो सकती है। हमें बोल रहा है दो भुजाएं दे के रखा है, ए भुजा मान लो ए बी, सॉरी ए मान बी मान, अब हमें सी का मान चाहिए, ऑप्शन नंबर 48 आ रहा है। अब ये प्रश्न आपको होमवर्क रहे क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रयास करोगे। नहीं बनेगा तो कमेंट करना भाई मेरे विद्यार्थियों, कमेंट आप बिल्कुल ना करते हो, ठीक क्या गलत बात है, आप देख कर आगे क्यों बढ़ जाते हो। जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हो 50 लोग 100 लोग 150 लोग जितने भी देख रहे हो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हो और आप लोग फायदा ले रहे हो। ध्यान रखें नहीं बनता तो कमेंट कीजिएगा और बनता तो भी कमेंट करें आंसर क्या आ रहा है। तो हमने आपके लिए टॉप 10% लिखा है, मैथ्स रीजनिंग का टॉप वीडियो चल रहा है, जीके का टॉप चल रहा है, देखिए पढ़े लिखे समझे और उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर अच्छा भविष्य बनाना चाहता है लेकिन आर्थिक समस्या पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ना क्या है, जानकारी किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसे नहीं पता, तो दिखाओ भाई। एक बार फिर आप बोलते दोनों प्ले लिस्ट एक बार विजिट करें, आपको अच्छा ही लगेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ चल रही है। तो हमें हमेशा क्या करना है, मेहनत करना है, लिखना है, पढ़ना है, भविष्य बनाना है, तो पढ़ना पड़ेगा और विश्वास के साथ जुड़े मेरे साथ और जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके हर संभव प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर जानकारी देकर आपको सही सटीक उपलब्ध करा सकूँ जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट साथ, आपने हमें देखा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका।